हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा, गुडा एजुकेशन ऑफ गुडा गोरजी झुंझुनू ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो पढ़ाई अपन आगे करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक या चैप्टर चल रहा था वो था फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बारे में हम कंप्लीटली पढ़ चुके थे और हमने पढ़ लिया था कि जो सेकेंडरी oocyte होती है उस सेकेंडरी oocyte से कौन स्पर्म आके क्रिया करता है। और अपन बात कर रहे थे कि यहाँ ये क्या है, स्पर्म, और ये क्या है, ओव्यूम, ठीक है। या हम बात कर लें ये सेकेंडरी oocyte। और इससे क्या होता है, स्पर्म और ओव्यूम ये दोनों क्या होते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं संलयित हो जाते हैं। और संलयित होकर, अब देखो अपन बात कर रहे थे क्या, ये एगोडिक संरचना होती है, एक जीनोम सेट इसके पास होता है, और ये भी एगोडिक संरचना होती है, एक जीनोम सेट इसके पास होता है। और इन दोनों के जीनोम सेट के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एम्फीमिक्सिस क्रिया द्वारा, और एम्फीमिक्सिस क्रिया का मतलब क्या होता है कि नर के अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय मादा के अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय के साथ मिलकर क्या बनाता है, पेयर बनाता है, जोड़े बना लेता है। और इनके जोड़े से क्या होता है साहब, एक स्ट्रक्चर बनती है। और ये स्ट्रक्चर कैसी थी, यहाँ तक ये दोनों स्ट्रक्चर कैसी थी, हैप्लॉइड थी, यानी एगुणित स्ट्रक्चर थी। अब यहाँ ये स्ट्रक्चर बनी, ये कैसी है, 2n है, और इसको हमने क्या नाम दे दिया था, जाइगोट नाम दे दिया था। क्या नाम दिया था, जाइगोट। तो यहाँ तक हम बात कर चुके थे। इस तरह से हमारे पास क्या होता है सब, द्विगुणित संरचना बन चुकी होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे साइनिफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन का महत्व क्या होता है। तो आगे हम क्या बात करेंगे, साइनिफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो देखो इसके कुछ, यानी फर्टिलाइजेशन का इम्पोर्टेंस होता है सब क्या, देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि हमने बात की थी, यानी पहला होता है क्या, कि ये एग मैच्योरेशन को क्या करता है साहब, उद्दीपित करता है, ठीक है। या हम बात करें ये अंडाणु परिपक्वन को क्या करता है, उद्दीपित करता है। कैसे है, हमने देखा, ह्यूमन की बात करते हैं, हमने ह्यूमन में पढ़ा कि सब जो ओवेरी होती है, इस ओवेरी से क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब अंडोत्सर्जन हुआ, क्या हुआ, अंडोत्सर्जन। और वो अंडोत्सर्जन के रूप में क्या होगा कि जो संरचना ओव्यूलेट हुई, ये संरचना ध्यान रखना क्या है, ये है अपनी, ये देखो ग्रेन्युलोसा लेयर होती है जो कोरोना रेडिएटा का निर्माण करती है। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं साहब कि सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ अंडाशय से कुछ ग्रेन्युलोसा या फॉलिकल आती है, वो चारों तरफ क्या करती हैं, एक कवर बनाती हैं जिससे कोरोना रेडिएटा। और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है। और ये सेकेंडरी oocyte क्या, क्योंकि यहाँ तक अभी तक हमारा जो मियोसिस, और अपन ने बात की थी कि मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, तो मियोसिस फर्स्ट तो बन हो चुका, तभी तो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गई। लेकिन मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये सेकेंडरी oocyte है ना, ये मियोसिस सेकंड की प्रोफेज अवस्था तो कंप्लीट करती है। देखो ध्यान रखना कि इसने क्या कर लिया था, प्रोफेज सेकंड तो कंप्लीट कर ली, लेकिन ये सेकेंडरी oocyte कहाँ, मेटाफेज में एंट्री ही करती है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाती है,
ठीक है ना। अब कंप्लीट नहीं हो पाती है, क्यों? क्योंकि इसके पास अपना क्या नहीं है, सेंट्रियोल नहीं है। तो आगे की जो क्रिया होगी ना, तो अगला उद्दीपन, यानी अब इस मेटाफेज से आगे विभाजन को क्या कौन उद्दीपित करता है कि जब इस सेकेंडरी oocyte से कौन मिलता है, स्पर्म मिलता है, ये अपना सेंट्रियोल इसके लिए देता है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यानी इस स्पर्म का अंडाणु से मिलना इसको क्या कर देता है, उद्दीपित कर देता है। या हम कह सकते हैं एक्टिवेशन ऑफ ओव्यूम, यानी अंडाणु का सक्रियन। और सक्रियन स्टार्ट होते ही इसका विभाजन कंप्लीट, यानी मेटाफेज है, ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। और मेटाफेज के बाद एनाफेज सेकंड, और एनाफेज के बाद क्या होता है, टीलोफेज सेकंड। इस तरह से ये क्या होगा, मियोसिस सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। और इसके थ्रू अपन ने देखा था, क्या देखा था भाई अपन ने, कि इससे क्या होगी, सेकेंडरी पोलर बॉडी अलग हो जाती है और सेकेंडरी oocyte है ना, वो प्रॉपर किस में कन्वर्ट हो जाती है। यानी अब हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर प्राप्त हुई ना, ये स्ट्रक्चर क्या है, ओव्यूम या एग है, वो भी कैसा, कंप्लीट मैच्योर या परिपक्व। अब इसमें क्लीवेज स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या ये पूरी प्रोसेस होती है क्या भाई? फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो इसको शुक्राणु नहीं मिलता, शुक्राणु नहीं मिलता तो ये आगे की प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है, नंबर ए। अब देखो नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं। अब हमारे पास क्या था, उद्दीपन के दौरान हमें कौन प्राप्त हो गया, एग। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि एग होता है और एग के अंदर प्रॉक्सिमल, एग के अंदर क्या था, यानी एग, और हमारे पास क्या था, स्पर्म। और स्पर्म की ये जो जगह होती है ना, ये नेक थी, और इस नेक में कौन था, समीपस्थ तारककाय या प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इस फर्टिलाइज एग में क्या स्टार्ट करता है, क्लीवेज स्टार्ट कर देता है। और क्लीवेज यानी विदलन, क्या बोलते हैं इसको, विदलन, और एक तरह से समसूत्री विभाजन होते हैं ये। यानी इस एग में लगातार क्या हो भाई, विभाजन होता है, और विभाजन से अनेक सेल्स का निर्माण। ठीक है ना। तो सेकंड काम क्या होगा कि इसमें क्या, चाहे तो इनको हम समसूत्री विभाजन कह लेते हैं, लेकिन विदलन में थोड़ा सा चेंज या परिवर्तन होता है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। तो समसूत्री विभाजन या हम कह सकते हैं सब विदलन को प्रेरित करना भी अब नॉर्मल सी बात है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो इससे स्पर्म नहीं मिलता, और स्पर्म नहीं मिलता तो विदलन होता क्या, नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या है। अब देखो, अब हम बात करेंगे किसकी, थर्ड की। इसमें हमने देखा साहब, यानी स्टार्टिंग में हमारे पास ये क्या था, एगुणित अंडाणु, और ये क्या है, अगुणित शुक्राणु। अब तुम्हें पता है कि जो नया जीव बनेगा, हम पढ़ चुके हैं कि मेनली जो विकसित जीव होते हैं ना, उनमें गुणसूत्रों की संख्या हमेशा कैसी होती है, 2n होती है। यानी नए जीव होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं साहब, यानी उनकी अगर क्रोमोसोमल अवस्था देखें, गुणसूत्रीय अवस्था देखें, तो वो कैसी होगी, डिप्लॉयड होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पर्म है वो भी अगुणित है, ओव्यूम है वो भी अगुणित है। अब क्या होगा साहब कि जब तक ये स्पर्म इससे नहीं मिलेगा, इसका मतलब कि फर्टिलाइजेशन के थ्रू ये स्पर्म किससे मिला, ओव्यूम से, और इसने क्या बनाया, जाइगोट, और ये जाइगोट कैसा होता है, 2n। अब इसमें आगे जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो आगे जितनी भी सेल बनेंगी समसूत्री विभाजन द्वारा टोटल क्या होंगी, 2n होंगी। इसका मतलब नया बनने वाला जीव कैसा होगा,
2n होगा। इसका मतलब कि निषेचन है ना, वो निषेचन क्या करेगा कि अगुणित युग्मकों को मिलाकर कौन सी अवस्था, द्विगुणित अवस्था का निर्माण करता है। ये भी किसका महत्व है, निषेचन का ही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या, 4th नंबर। 3 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है, 2n स्टेज। अब हम 4th नंबर डालते हैं। देखो 4th नंबर में हमने बात की थी कि ये अंडाणु और इस अंडाणु से निषेचन की क्रिया हुई, तो नॉर्मल सी बात है साहब, इससे कौन मिला, शुक्राणु मिला। इसको कौन मिला, शुक्राणु। बेटा याद रखना कि ये ओव्यूम है ना, अब जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन के द्वारा इसको कौन मिलता है, शुक्राणु। और शुक्राणु को इसमें प्रवेश करने पर तुम्हें पता है कि जो ओव्यूम है, अंडाणु है, इस अंडाणु की क्या उपापचयी क्रियाएं क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ठीक है ना, देखो इसमें उपापचयी क्रियाएं बढ़ जाती हैं। तुम्हें पता है इसके अंदर क्या होगा साहब, गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है, क्योंकि अभी तक ओव्यूम के पास क्या थी, एन थी, एक एन यहाँ से मिला। ठीक है, उसके साथ ही इसके अंदर क्या होता है साहब, कुछ अपघटनकारी क्रियाएं हैं वो भी बढ़ जाती हैं। क्यों, क्योंकि शुक्राणु जब प्रवेश किया तो शुक्राणु के अनावश्यक पार्टों का अपघटन करना भी किसकी जिम्मेदारी हो जाती है, अंडाणु की हो जाती है। इसका मतलब अंडाणु में कुछ अपघटनकारी क्रियाएं अधिक हो जाती हैं, जिससे शुक्राणु के अनावश्यक भागों का क्या किया जाता है, अपघटन कर दिया जाता है। ठीक है ना, इसके अंदर अनेक प्रकार की प्रोसेसिंग बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आगे जीन ट्रांसक्रिप्शन वगैरह हैं, डीएनए वगैरह सिंथेसिस वगैरह हैं, ये यानी इन सारी क्रियाओं में क्या होता है, एक तरह से बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। तो अपन कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो अंडाणु का क्या नहीं होता, सक्रियण नहीं होता। ठीक है ना, और सक्रियण के दौरान इसकी उपापचयी क्रियाएं क्या नहीं होती, वृद्धि नहीं करती, ग्रोथ नहीं करती। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे 5 नंबर। 5 नंबर में क्या होगा कि ये 2 जीव, अब 2 जीव कौन है, एक मेल है और एक फीमेल है। अरे कौन है, पापा है और मम्मी है। अब ये अलग अलग हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि कुछ क्रोमोसोम या कुछ गुणसूत्र या एक जीनोम सेट कहाँ से, मेल से आया, और दूसरा जीनोम सेट कहाँ से, फीमेल से आया। इसका मतलब 2 भिन्न भिन्न जीव होते हैं, और 2 भिन्न भिन्न जीवों के गुणसूत्रों को क्या करना, आपस में संयोजित करना। क्या करना, आपस में संयोजित करना। अब इनका संयोजन हो गया तभी तो 2n जाइगोट बना। ठीक है, दूसरी बात तुम्हें पता है क्या होता है कि यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब इसमें क्या है, 2 भिन्न भिन्न जीवों के क्रोमोसोम्स हैं, वो दोनों भिन्न भिन्न जीवों के क्रोमोसोम्स यहाँ पे आपस में मिल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में तुम्हें पता है, और इनमें भी क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था। और मियोसिस के अंदर क्या होता है, याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन में जीन एक्सचेंज क्रिया होती है, और जीन एक्सचेंज के द्वारा क्या होता है, सब कुछ विभिन्नताएं भी पैदा होती हैं। तो तुमने देखा होगा कि एक ही माँ बाप की कई संतानें होती हैं, लेकिन वो सभी संतानें क्या होती हैं साहब, भिन्न भिन्न होती हैं। इसका मतलब कि इनमें विभिन्नताएं पैदा होती हैं, वो भी किसकी वजह से, फर्टिलाइजेशन का उसमें भी महत्व है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और विभिन्नताएं पैदा होना, देखो अपन उद्विकास चैप्टर पढ़ते हैं तो हमने उसमें पढ़ा था कि कोई भी नई जाति का उद्भव होता है, उसके लिए क्या होना आवश्यक है, विभिन्नताएं होना आवश्यक है। ठीक है ना, तो ये भी इम्पोर्टेंस है किसका, फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। अब हम 6 नंबर की बात कर लेते हैं। 6 नंबर पता है क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन, या हम बात करें क्या, लिंग निर्धारण। क्या,
लिंग निर्धारण। तो देखो क्या होगा, अपन बात कर लेते हैं। यहां हमने देखा क्या है, ये क्या था, ओव्यूम, ठीक है ना। अब इस ओव्यूम के पास यदि हम क्रोमोसोम्स की स्थिति, तो देखो तुम्हें पता है साहब कि हमारे यानी ह्यूमन और मानव में टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 46, यानी 2n इक्वल टू कितनी होती है, 46। तो n बराबर कितनी होती है, 46/2, यानी एक जीनोम सेट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23। तो कई बार देखा होगा, हम पूछते हैं मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, 23 जोड़े, यानी एक जोड़े में 23 होते हैं, और हमारे पास कितने होते हैं, 2n होते हैं। यहाँ तक बात आई। अब सुनो, इसके पास एक n है। अब देखो एक चीज़ और याद रखना, गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स, ठीक है, या हम कह सकते हैं लिंग गुणसूत्र और कायिक गुणसूत्र। अब ये टोटल गुणसूत्र कितने हैं, 46। इन 46 में से कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 44। और इन गुणसूत्रों में से लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 2 बची। इसका मतलब कायिक गुणसूत्र कितने हैं, 22 जोड़ी, और लिंग गुणसूत्र कितने हैं, 1 जोड़ी, और टोटल गुणसूत्र कितने हैं, 23 जोड़ी, ठीक है। और लिंग गुणसूत्र है ना, वो अगर हम बात करें तो मेल के अंदर क्या होते हैं, XY, और फीमेल के अंदर क्या होते हैं, XX। ये कायिक गुणसूत्र हैं। इन गुणसूत्रों के द्वारा मानव के समस्त कायिक लक्षणों का नियंत्रण किया जाता है। और ये जो लिंग गुणसूत्र है, इसके द्वारा मानव के समस्त लैंगिक लक्षणों का, इसका मतलब लिंग निर्धारण की जिम्मेदारी भी किनकी है, इन गुणसूत्रों की है। ओव्यूम है। अब इस ओव्यूम में क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ, क्या हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। तो अर्धसूत्री विभाजन होने पर हम बात करें कि इसमें भाई टोटल गुणसूत्र यानी एक जीनोम सेट आएगा, कितना आएगा, एक जीनोम सेट। अब एक जीनोम सेट में कितने गुणसूत्र आएंगे, 23। अब इन 23 में भी 22 कैसे कायिक गुणसूत्र, 22 कैसे कायिक, और एक गुणसूत्र कैसा, लैंगिक। इसका मतलब सिचुएशन क्या होगी, 22 + x बराबर 23 गुणसूत्र हो गए। ओव्यूम में कितने, 22 गुणसूत्र। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 44 हैं टोटल। यहाँ पे मैं जोड़े की बात नहीं कर रहा, यहाँ प्रॉपर नंबर। तो 44 में अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 22 आ गए यहाँ, और इस 2 में अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 1 आ गया यहाँ, आधे हो जाते हैं अर्धसूत्री विभाजन में। तो 22 गुणसूत्र तो कायिक आ गए 44 में से, और 1 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र आ गया 2 में से। इसका मतलब 22 + x, यानी ओव्यूम की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, देखो ओव्यूम की स्थिति होगी क्या, 22 + x। अब एक चीज और याद रखना, क्या ओव्यूम हमेशा 22 + x ही होगा, क्यों, क्योंकि फीमेल में दोनों लिंग गुणसूत्र क्या है, XX हैं, दोनों लिंग गुणसूत्र क्या है, XX, और मेल में क्या है, गुणसूत्र X और Y है। इसका मतलब हम बात करें किसकी, अब शुक्राणु की। अब शुक्राणु भी पता है सब वही अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बना है। अब अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बना है कौन, स्पर्म। तो इसमें भी क्या होगा, 22 + x हो सकता है, और या फिर 22 + y हो सकता है, ठीक है, यानी 22 + x या 22 + y। और यहाँ हमने बात की सब, और ये क्या है, अंडाणु हमेशा क्या होगा, 22 + x होगा। अब मान लो ये शुक्राणु इस अंडाणु से मिल जाता है, तो 22 और 22 44 प्लस 2 गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, XX। अब देखो 44, 45 और 46, XX है तो यहां देखो XX क्या होगा, मादा। इसका मतलब क्या पैदा हुई, फीमेल पैदा हुई। और यदि ये शुक्राणु आके इससे मिल लेता है अंडाणु से, ठीक है ना, इस टाइप का, तो देखो 22 और 22 44 प्लस X इसका आ गया, और Y
शुक्राणु से आ गया। इसका मतलब 44 प्लस XY बराबर टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो गए? 46। देखो 44, 45, 46 यानी स्थिति, और 46 क्या है? 2n है, ठीक है ना। अब यहां पर देख लो XY क्या होगा? मेल। इसका मतलब क्या पैदा हुआ? नर पैदा हुआ, ठीक है। अब इसका मतलब नर पैदा होगा या मादा पैदा होगी, किसने डिसाइड किया? शुक्राणु ने डिसाइड किया। मादा के अंडा, और किसके थ्रू? निषेचन के थ्रू। इसका मतलब निषेचन लिंग निर्धारण में भी सहायता करता है सब, कि स्पर्म। और एक चीज और याद रखना, हमारे समाज में अगर किसी लेडीज के लड़की लड़की होती हैं तो हमेशा किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है? लड़की को ही ठहराया जाता है, यानी माँ को ठहराया जाता है, बाप को नहीं ठहराया जाता, ठीक है। जबकि ओरिजिनलिटी क्या है? याद रखना कि लड़की पैदा होने के लिए दोषी कौन है? पिता है, क्योंकि स्पर्म कैसे हैं? 2 टाइप है, यानी स्पर्म डिसाइड करता है कि पैदा होने वाली संतति मादा होगी या नर होगी, ठीक है। क्योंकि मेल, भाई फीमेल के पास तो केवल एक ओव्यूम है, वो 22 प्लस एक्स है। अब डिपेंड करता है कि स्पर्म इसको कैसा मिल रहा है। अगर 22 प्लस एक्स मिलेगा तो मादा पैदा हो जाएगी, और 22 प्लस वाई मिल रहा है तो इसको क्या है? नर पैदा हो जाएगा। इसका मतलब शुक्राणु ही तो डिसाइड कर रहा है ना कि पैदा होने वाली संतति मेल हो गई या फीमेल। तो मेल या फीमेल होने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? नर होता है, मादा नहीं होती, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और ये भी किसकी वजह से हुआ? फर्टिलाइजेशन की। भाई फर्टिलाइजेशन हुआ तभी जाके इसको शुक्राणु मिला, और शुक्राणु ने अपना एक जोड़ी, चाहे तो ये एक जोड़ी दिया, चाहे ये एक। अब देखो याद रखना, ये एक जोड़ी कैसे हैं? ये n बराबर 23 है बेटा, 22 और 1 23, 22 और 1 23। यहाँ देखिए 22 और 1 23, 23 यहाँ से, 23 यहाँ से तो 46, और 23 यहाँ से और 23 यहाँ से तो 46, ठीक है। चलो नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट हम बात करें इसी में कि निषेचन होता है, और निषेचन होता है तो शुक्राणु, अंडाणु को शुक्राणु मिलता है, और इस शुक्राणु से अंडाणु सक्रिय होता है। सक्रिय होता है तो अंडाणु के अंदर अनेक कॉर्टिकल रिएक्शन भी होती हैं, और याद रखना एक क्या बनती है? निषेचन कला भी बनती है। क्या बनती है? निषेचन कला। मैंने बताया था कि जब ये शुक्राणु इसमें घुसता है तो यहाँ क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन कोन बनती है, और इस फर्टिलाइजेशन कोन के थ्रू शुक्राणु को निगला जाता है। और जैसे ही शुक्राणु को कंप्लीट निगल दिया जाता है, याद रखना इसके ऊपर मैंने बताया व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन या एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अंडाणु की, ठीक है। व्हाइट लाइन या प्लाज्मा एक ही है। तो वो क्या करेगी साहब? यानी प्लाज्मा कला है वो निषेचन कला में चेंज हो जाती है, और निषेचन कला में चेंज होकर वो क्या करेगी? इस निषेचन शंकु को कंप्लीटली बंद कर देती है, जिससे दूसरा, इसका मतलब बहुशुक्राणुता को रोकने का काम भी किसके द्वारा हुआ? फर्टिलाइजेशन के थ्रू हुआ। ओके नेक्स्ट देखो हम बात करें उसके अलावा क्या होता है कि ये शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो मैंने बताया था कि ये जो शुक्राणु होता है ना, इसमें अंदर जाकर इसमें कुछ मूवमेंट्स होती हैं। जैसे ऐसे एंट्री किया, और एंट्री करने के बाद ये 180 डिग्री के कोण पर इस तरह से क्या कर गया? मूवमेंट्स किया, और मूवमेंट्स करने के बाद इसका जो केंद्रक वाला भाग है वो कहाँ आ जाता है? परिधि पर आ जाता है। और इधर मान लो अपना ये फीमेल का है। अब इसके अनुसार ये है ना, ये क्या करेगा सब? अपनी दिशा में कुछ परिवर्तन करता है, और इस तरह से दोनों प्रोन्यूक्लियाई हैं, इसके आपस में क्या है? ये विशेष प्रकार के दिशा में मूवमेंट्स करते हुए, या हम कह सकते हैं ना वेदन पथ या निषेचन पथ का निर्धारण करते हुए इस अंडाणु में आगे जो विभाजन होते हैं ना, तो उन विभाजन तल को भी क्या करता है? निर्धारित करता है। कौन? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो निषेचन के थ्रू विभाजन तल का भी क्या किया जाता है? निर्धारण। अब याद रखना विभाजन तल क्या होते हैं ये हम आगे विदलन के अंदर पढ़ेंगे। किसके अंदर पढ़ेंगे? विदलन। यानी अब हम अगला नेक्स्ट टॉपिक है, और वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन, यानी मानव में भ्रूणीय परिवर्धन। और भ्रूणीय परिवर्धन के बाद यहाँ से जो आगे की प्रोसेस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए अच्छी तरह से, ठीक है। ओके।